Okay, welcome to the new video, students. In this video we are going to see the action spectrum and absorption spectrum. ठीक है. In the previous lecture I have told you that process of photosynthesis it involve absorption of visible light only. ये जो विजिबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में विजिबल लाइट होता है वो विजिबल रेंज का लाइट ही ये एब्जॉर्ब होता है क्लोरोप्लास्ट के द्वारा, है ना, क्लोरोफिल के द्वारा. अब ये क्लोरोफिल के द्वारा जो लाइट एब्जॉर्ब हो रहा है ये कितने मात्रा, जितनी लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है उतनी ही मात्रा में ये एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये देखने के लिए हमको कुछ ग्राफ्स देखने होते हैं, है ना. इसके अंदर सबसे पहले हमको देखना है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. ये जो ग्राफ है ये ग्राफ तुमको दिख रहा है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का. ठीक है. हेयर वी हैव टू ड्रॉ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. ये पे एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया. ठीक है. एक्स एक्सिस पे हमने यहाँ पे वेवलेंथ लिया हुआ है, वेवलेंथ ऑफ लाइट. ठीक है. और वाई एक्सिस पे वी हैव टेकन एब्जॉर्प्शन. ठीक है. अब देखो यहाँ पे तुम लोगों को तीन रेज दिख रही है या फिर तीन ग्राफ दिख रहे हैं, तीन लाइन. ठीक है ना. इसके अंदर हमको कंपैरेटिवली देखना है कि जो हमारे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है वो कौन कौन सी लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, है ना. तो सबसे पहले देखो यहाँ पे दिख रहा होगा तुमको क्लोरोफिल ए. ये क्लोरोफिल ए ये एब्जॉर्ब करता है 400 नैनोमीटर के बाद में, है ना. यानी 400 नैनोमीटर का जो वेवलेंथ है 420 430 के आसपास में ये यहाँ पे क्या कर रहा है, एब्जॉर्प्शन दर्शा रहा है. क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन उसका यहीं पे है. बाद में तुम देखोगे कि ये जो है इसका एब्जॉर्प्शन जो है वो नीचे आ गया. यानी कि वेवलेंथ को अगर इंक्रीज करेंगे तो क्लोरोफिल ए एब्जॉर्प्शन दर्शाएगा नहीं. ये मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो है ये 400 के आसपास में ही दर्शाएगा. ठीक है. उसके बाद में जो दूसरा हमारे पास में पिगमेंट है वो होता है क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल. ये क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल ये एब्जॉर्प्शन दर्शा रहा है 400 और 700 के बीच में यहाँ पे. ठीक है. यानी मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन यहाँ पे मैक्स एब्जॉर्प्शन जो है वो हो रहा है. आफ्टर दैट एज द वेवलेंथ इंक्रीजेज द एब्जॉर्प्शन ऑफ क्लोरोफिल बी डिक्रीजेज. यहाँ पे एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, डिक्रीज होगा. ठीक है. देन थर्ड इज जो थर्ड पिगमेंट है हमारे पास में वो है एक्सेसरी पिगमेंट्स, कैरोटिनॉइड्स बोलते हैं जिनको हम, है ना. जैसे बीटा कैरोटीन हो गया, ज़ैंथोफिल हो गया. कल मैंने बतलाया था ऑरेंज कलर के, येलो कलर के, रेड कलर के जो पिगमेंट होते हैं वो कैरोटिनॉइड्स है ना. ग्रीन के साथ साथ वो भी प्रेजेंट है. तो ये भी एब्जॉर्ब करते हैं लाइट को और इनका जो एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म है ये मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ये रेंज में हो रहा है. ठीक है. 500 के आसपास में. ठीक है. 600 के आसपास में जो है यहाँ पे हो रहा है. दो जगह पे इसके पीक हमको मिलते हैं. तो ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, यानी कि कितनी वेवलेंथ पे लाइट मैक्सिमम एब्जॉर्ब हो रही है. तो क्लोरोफिल ए की यहाँ पे एब्जॉर्ब हो रही है मैक्सिमम, क्लोरोफिल बी की यहाँ पे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो रही है और कैरोटिनॉइड की यहाँ पे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो रहा है. बात क्लियर हुई यहाँ पे. ये तो एब्जॉर्प्शन हुआ है. अब ये एब्जॉर्प्शन किए हुए लाइट को एक्शन में कितना कन्वर्ट करता है ये समझ में आता है हमको यहाँ पे, है ना. इसको बोलते हैं हम एक्शन स्पेक्ट्रम. लिख देता हूं मैं यहाँ एक्शन स्पेक्ट्रम. देखो ये तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है. ये सिर्फ एब्जॉर्प्शन दर्शा रहा है, लेकिन यहाँ पे ये दर्शा रहा है एक्टिविटी कितनी है ना. तो यहाँ पे वही हमने क्या लिया, एक्स एक्सिस पे वेवलेंथ ले लिया, लैम्बडा से इसको इंडिकेट किया है मैंने. और ये जो वाई एक्सिस है यहाँ पे हम एक्शन दर्शाएंगे कि जितना एब्जॉर्प्शन. तो देखो यह दिख रहा है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस. दो ग्राफ है यहाँ पे. क्या है, दो ग्राफ. जो ऊपर का ग्राफ है ये वाला ये इंडिकेट करता है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस और ये नीचे का जो ग्राफ है ये ग्राफ इंडिकेट करता है एब्जॉर्प्शन. तो देखो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो रहा था, तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो रहा है तो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी भी यहाँ पे ज़्यादा हो रही है. यानी ये रीजन में एब्जॉर्प्शन मैंने बताया यहाँ पे कौन कर रहा है एब्जॉर्प्शन, क्लोरोफिल ए करता है.
तो यानी हम ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो फोटोसिंथेसिस की रेट इंक्रीज होगी वो किसकी वजह से इंक्रीज होगी, क्लोरोफिल ए की वजह से इंक्रीज होगी। क्लियर। उसके बाद में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीजेस, क्यों, क्योंकि एब्जॉर्प्शन भी डिक्रीज हो गया है। फिर उसके बाद में 600 के बाद में एब्जॉर्प्शन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। एब्जॉर्प्शन बढ़ रहा है तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। अब ये वाले रीजन में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज हो गया तो हमको पता है बाद में जो एब्जॉर्प्शन दर्शाता है वो कौन दर्शाता है, क्लोरोफिल बी दर्शाता है। तो हम हमारे समझने के लिए बोल सकते हैं कि यहाँ पे क्लोरोफिल बी के जरिए द्वारा एब्जॉर्प्शन हो रहा है, उसके द्वारा एब्जॉर्प्शन होने के बाद में यहाँ पे उसी का जो है वो एक्शन हमको देखने के लिए मिल रहा है। क्लियर होगी बात। तो नीचे का ग्राफ दर्शाता है एब्जॉर्प्शन और ऊपर का यहाँ पे ये वाली लाइन दर्शाती है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। इनिशियली एब्जॉर्प्शन इज मोर, rate of photosynthesis is more, then absorption is less, rate of photosynthesis is also decreased, then again it increases, absorption increases, rate of photosynthesis also increases। ये हो गया absorption spectrum और ये हो गया action spectrum। ठीक है, ओके। इसके बाद में हमको देखना है मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म कैसे होता है। ठीक है, ओके। तो इसको देखने के लिए सबसे पहले हमको कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इसका देखना पड़ेगा। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कुछ ऐसा है इसका कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस तो डिस्कवर हो चुका था, ये सिर्फ प्लांट में डिस्कवर हुआ। उसके बाद में वैन नील नाम का एक साइंटिस्ट था, ही यूज्ड बैक्टीरिया, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, इन ऑर्डर टू डिमॉन्स्ट्रेट द एक्सपेरिमेंट ऑन फोटोसिंथेसिस। ही यूज्ड वन बैक्टीरिया, ठीक है, उसको ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया बोलेंगे हम, जो कि वो खुद फूड मटेरियल तैयार करता है। सल्फर बैक्टीरिया का यूज उसने किया था। क्या यूज किया था उसने, सल्फर बैक्टीरिया बोलेंगे हम इसको, ठीक है ना। ये याद रखना, सल्फर बैक्टीरिया का यूज किया उसने, बिकॉज द बैक्टीरिया यूटिलाइज सल्फर एज अ सोर्स ऑफ फूड। उसको इसलिए, ठीक है ना, सल्फर यूटिलाइज करता है वो एज अ सोर्स ऑफ फूड नहीं, फूड मटेरियल तैयार करने के लिए सल्फर यूज करता है, ठीक है, एज एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ठीक है, तो देखो यहाँ क्या होता है मैकेनिज्म। ये तो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है यानी ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया है। ये क्या करता है, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड यूज करता है और ये हाइड्रोजन सल्फाइड यूज करता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड यूज करेगा। इट विल प्रोड्यूस ग्लूकोज मॉलिक्यूल, यानी कार्बोहाइड्रेट जो है ये तैयार कर रहा है। जैसे प्लांट तैयार करते हैं लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद, वैसे ही इन्होंने क्या किया, बैक्टीरिया ने भी अपना फूड खुद तैयार किया। ठीक है, जनरली बैक्टीरिया क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉप होते हैं, बट ये जो कुछ बैक्टीरिया है स्पेसिफिक ये ऑटोट्रॉप है। तो इन्होंने खुद अपना बैक्टीरिया ने फूड तैयार किया, ग्लूकोज मॉलिक्यूल तैयार किया। देखो है ना, C6H12O6 यहाँ पे तैयार हो गया ग्लूकोज। अब साथ ही साथ इनके अंदर से 6 वाटर मॉलिक्यूल निकलते हैं और 12 सल्फर मॉलिक्यूल जो है वो हासिल मिलते हैं हमको। ठीक है ना, बात ख्याल हुआ। ये रिएक्शन समझ में आई तुम्हारे। देखो फोटोसिंथेसिस के ही रिएक्शन है ये, है ना। यहाँ पे हमको मेंशन करना पड़ेगा क्लोरोफिल भी, है ना, और यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा क्या, सनलाइट। अब याद करो कल का रिएक्शन, कल के रिएक्शन में मैंने तुम लोगों को बतलाया था कि प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं और ये H2S की जगह पे वाटर यूज करते हैं। H2O था वहाँ पे, ठीक है, H2O था, इसलिए वहाँ पे क्या रिलीज हो रही थी, ऑक्सीजन रिलीज हो रही थी, 6O2 रिलीज होता है। लेकिन यहाँ पे इंस्टेड ऑफ वाटर हाइड्रोजन सल्फाइड इज यूटिलाइज्ड, दैट इज व्हाई हियर सल्फर इज ऑब्टेन्ड। ठीक है, तो ये बात क्या इंडिकेट करती है कि हमारा जो कंसेप्ट था ओल्ड कि CO2 यूज होके O2 रिलीज होगा। हमारा कंसेप्ट क्या था पुराना, कि प्लांट CO2 यूज करते हैं और O2 को रिलीज करते हैं। यानी हम एक कंसेप्ट बना लिए थे कि कार्बन डाइऑक्साइड इज कन्वर्टेड इनटू ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ पे देखने के बाद हमको पता चलता है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट कन्वर्टेड इनटू ऑक्सीजन। यहाँ पे CO2 यूज नहीं हो रहा, क्योंकि अगर CO2 यहाँ पे ऑक्सीजन में कन्वर्ट होता था तो यहाँ भी तो ऑक्सीजन रिलीज होना चाहिए था ना उसने, वहाँ ऑक्सीजन रिलीज नहीं हो रहा है। इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो ऑक्सीजन, ये जो CO2 है, ये ग्लूकोज तैयार करने के अंदर यूटिलाइज हो चुकी है और ये जो साथ में कंपाउंड था, ये कंपाउंड से ही ब्रेक होके उसका रिमेनिंग पार्ट निकल रहा है।
ठीक है। तो यहाँ पे इंडिकेट हो गया वैन नील के द्वारा, ठीक है। उसके बाद में यह दूसरी चीज़ ये बताना है तुम लोगों को कि ये मैकेनिज्म कैसे होता है एक्चुअली। देखो, जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल रहते हैं ये एक्चुअली रहते हैं ग्राउंड स्टेट में। ये ग्राउंड स्टेट में लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। ये कौन सा स्टेट है? एक ग्राउंड स्टेट है। ये ग्राउंड स्टेट में पूरा लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ग्राउंड स्टेट, ठीक है। जैसे ही इसने क्या किया, लाइट एब्जॉर्ब किया, आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट इट हैज मोर एनर्जी नाउ एंड इट बिकम एक्साइटेड, ठीक है। वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। ये क्लोरोफिल है एक्साइटेड स्टेट। अब इसके पास में इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में इमीडिएटली इट विल रिलीज इट्स इलेक्ट्रॉन एंड अगेन इट विल कम बैक इनटू द ग्राउंड स्टेट। अब ये जो रिलीज इलेक्ट्रॉन है, ये रिलीज इलेक्ट्रॉन कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाएगा, ठीक है, और वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाला रिड्यूस्ड हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब ये मैकेनिज्म हमारे पास में बेसिक मैकेनिज्म समझ में आ गया इलेक्ट्रॉन रिलीज करने का तुमको, ठीक है। अब यही यहाँ पे ऐसे ही हो रहा है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है वो क्या होता है, रिड्यूस होता है, और वही चीज़ वहाँ से क्या निकलती है, रिलीज होती है। अब यही बेस बना के हमको आगे के एक्सपेरिमेंट कंसेप्ट क्लियर करने हैं। देखो, यहाँ पे तो हमको पता चल गया था कि जो वाटर मॉलिक्यूल है, क्या पता चल रहा है एक्चुअली, हमको यहाँ पता नहीं चला अभी H2O रिलीज करता है करके। हमको सिर्फ इतना पता चला है कि CO2 इज नॉट कन्वर्टेड इनटू O2। CO2 ये O2 में कन्वर्ट नहीं होती है। ये बात हमारे को यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर। फिर कहाँ से आती है ये जो O2 आती है, ये कहाँ से आती है, ये हमको देखना है। तो ये देखने के लिए कुछ साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किए। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट था रूबेन, ठीक है। रूबेन ने ऑक्सीजन का आइसोटोप यूज़ किया, O18। O18 यूज़ करने के बाद उसने एक्सपेरिमेंट किया किसके ऊपर, प्लांट की लीफ के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। तो जो हमारी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है, कैसी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है, यहाँ पे 6 CO2 प्लस 12 H2O है ना, 12 H2O, it gives what? It gives C6H12O6 plus 6O2 plus 6H2O। ये हमारे फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है। तो हमको यहाँ पे ये कंसेप्ट क्लियर करना है कि जो वाटर मॉलिक्यूल है, ये वाटर मॉलिक्यूल के अंदर उसने क्या यूज़ किया है, आइसोटोप यूज़ किया है। जनरली O16 होता है एटॉमिक मास उसका, लेकिन यहाँ पे उसने क्या यूज़ किया है, O18 यूज़ किया रूबेन ने। और जब O18 यूज़ किया और उसके बाद में जो ऑक्सीजन रिलीज हुई, ये ऑक्सीजन कौन सी थी, यही वाली ऑक्सीजन थी जो वाटर में प्रेजेंट थी। इस वजह से ये प्रूफ हुआ कि यहाँ की जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन यूज हो गई है कार्बन को फिक्स करने में, ठीक है। यहाँ की ऑक्सीजन फिक्स हो रही है कार्बोहाइड्रेट तैयार करने में, और यहाँ की ऑक्सीजन रिलीज कर रही है वाटर मॉलिक्यूल, सॉरी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ठीक है ना। यहाँ की जो वाटर मॉलिक्यूल में की ऑक्सीजन है, ये रिलीज कर रही है ऑक्सीजन। क्लियर हुई ना बात। तो इस तरीके से ये प्रूफ हो गया रूबेन के द्वारा। उसके बाद में बहुत सारे साइंटिस्ट है। नेक्स्ट साइंटिस्ट वाज R.H.R. हिल, ठीक है। हिल ने क्या किया, आइसोलेटेड क्लोरोप्लास्ट लिया, ठीक है, स्पिनच के लीफ से, पालक का जो लीफ होता है, पालक के लीफ से उसने क्या किया, क्लोरोप्लास्ट को निकाला। और क्लोरोप्लास्ट यूज करने के बाद उसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यूज किया जिसका नाम है फेरोसाइनाइड, ठीक है। फेरीसाइनाइड, यहाँ पे कंसंट्रेट से देखना, कंसंट्रेशन करना, फेरीसाइनाइड, ठीक है। तो फेरीसाइनाइड उसने यूज किया एज एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो क्या होता है, ये रिएक्शन में फेरीसाइनाइड जिसका फॉर्मूला है FeCN/6 ट्राई पॉजिटिव, आफ्टर एक्सेप्टिंग 1 इलेक्ट्रॉन
कौन था इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन निकला ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया किसने, FeCN/6 ट्राई निगेटिव ने, इट इज कन्वर्टेड इनटू FeCN/6 टेट्रा निगेटिव। देखो 4 निगेटिव हो गया क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एडिशनल आ गया। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया था, ये इलेक्ट्रॉन क्लोरोफिल से आया था, ठीक है, तो ये रिड्यूस्ड हो गया FeCN/6 में, ठीक है। इसलिए ये बात प्रूफ हुई कि ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इलेक्ट्रॉन इज रिलीज्ड एंड एक्सेप्टेड बाय सम एक्सेप्टर। बाद में वो पता चला कौन था वो, क्या, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन था करके, ठीक है, और उसका रिडक्शन होता है, ये बाद में पता चला। लेकिन फिलहाल ये एक्सपेरिमेंट इसने किसने किया था, ये आर हिल ने किया था। क्लियर हुई बात। ये बेसिक पॉइंट्स है तुम्हारे मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस के अंदर। इसके आगे का पॉइंट हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।